जिस तरह से कैप्शन मैंने दिया है कि देश के इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला, जी हां, ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला कहा जा रहा है और इसकी तरफ ध्यान जाता भी नहीं अगर इसमें सीबीआई सामने नहीं आती। और सीबीआई ने जब इसके बारे में संज्ञान लिया, इसके बारे में जांच करने की शुरुआत की, पड़ताल की, पूरा का पूरा विवरण बैंकों से मांगा और जब एफआईआर अभी फरवरी के महीने में दर्ज की गई है तब पूरे देश का ध्यान इस मामले पर गया। आप में से तमाम लोग होंगे जो ये जानना चाहते होंगे कि आखिर घोटाला किसने किया, कब किया, कैसे ये हुआ, इसका संबंध किस शासनकाल से, क्योंकि तमाम सुर्खियों में अब सत्ताधारी दलों को लेकर भी यहां पर विमर्श चल रहा है कि आखिर किस शासनकाल में ये काम किया गया। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको यहां पर देने वाला हूं कि किन सालों से संबंधित है, इसमें हर चरण में क्या कुछ हुआ, क्या प्रयास यहां पर किया गया बैंकों की तरफ से, बैंकों ने किस तरह से इसको लोन दिया और उस लोन का क्या उपयोग हुआ, एनपीए ये कब बना, ये सारी जानकारी आपको यहां पर मैं देने वाला हूं। तो आप लगातार मेरे साथ यहां पर जुड़े रहिए। मैं आपको लेके चलता हूं साल 2005 में। साल 2005 में जो एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी थी, ये दरअसल एबीजी ग्रुप की एक कंपनी है। इसका मुख्य काम क्या है मैं आपको सबसे पहले एक बार समझाता हूं। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी की स्थापना 1985 में की गई थी। इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम दहेज और सूरत में, जो कि क्षेत्र गुजरात में है, इन दोनों स्थानों पर ये पानी के जहाज बनाते हैं। अब तक लगभग 165 पानी के जहाज ये कंपनी बना चुकी है। एक बहुत बड़ी निजी कंपनी थी और अगर भारत की बात करें तो लगभग टॉप पर आती थी जब किसी पानी के जहाज की कंपनी के बारे में बात होती थी। बहुत ज्यादा पैसा था इसके पास, इसी तरह इसकी मार्केट वैल्यू भी थी इस कंपनी के। अब उसी के आधार पर, अपने बिजनेस के आधार पर, बिजनेस के मॉडल के आधार पर और अपनी मार्केट कैप के आधार पर जो इसकी क्षमता थी उसके अनुसार बैंकों से इसने लोन लेना शुरू किया। अब लोन की अपील इसने एसबीआई से भी की, आईसीआईसीआई से भी की, इसके साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा से भी की, आईडीबीआई से भी की। तो मतलब लगभग 28 बैंक और वित्तीय कंपनियां इसमें शामिल है। आपको अगर ये अंदेशा हो अब तक, अगर आपकी जानकारी में ये रहा हो कि नहीं सिर्फ एक बैंक या दो बैंक इसमें शामिल है, नहीं, लगभग 28 बैंकों और वित्तीय कंपनियों से इसने फाइनेंस करवाया अपने आप को, इसने कर्ज लिया और बाद में कर्ज को वापस नहीं किया। 2005 से ये सिलसिला शुरू होता है। यह सिलसिला 2012 तक चलता रहता है। बैंक कुछ समझ नहीं पाते हैं, लेकिन एसबीआई ने 2013 में यह समझ लिया कि अब जो हमने कर्ज इस कंपनी को दिया है वो एनपीए हो चुका है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कि एक ऐसी परिसंपत्ति जो अब परफॉर्म नहीं कर रही है, कि मतलब उसको बैड लोन करार दे दिया एसबीआई ने। नवंबर 2013 में एसबीआई को ये समझ में आ गया था। अब इसके बाद बैंक तुरंत इसमें यह दबाव नहीं बनाता है कि आप पूरा का पूरा लोन तुरंत दे दीजिए या आप पैसा वापस कर दीजिए, क्योंकि ऐसा बैंक नहीं कर सकता। उसको पता है कि अगर कोई दिवालिया होने की स्थिति में तो सबसे आसान रास्ता यह है कि उसको उस स्थिति से उभारा जाए। एसबीआई ने इसके लिए प्रयास भी किया। 2014 में एसबीआई ने इसके जो बैंक का जो इसका स्ट्रक्चर था लोन का, उस पूरे कर्ज को एक बार फिर से रेक्टिफाई करके उसको स्ट्रक्चर किया गया, उसको फिर से एक बार सहायता दी गई, लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। 2016 में एक बार फिर से इसकी संपत्तियों को और जो लोन था उसको एनपीए घोषित कर दिया गया, बैड लोन की संज्ञा में डाल दिया गया। तब तक तमाम बैंकों को भी जिन्होंने इसको लोन दिया था उसको समझ में आ गया। अब इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम भी शामिल है, इसमें आईसीआईसीआई बैंक जो है उसका भी नाम शामिल है, साथ ही एसबीआई का नाम भी शामिल है। एसबीआई की इसमें क्रेडिट सबसे ज्यादा, लगभग 2400 करोड़ के आसपास, मतलब 2500 करोड़ के आसपास नुकसान एसबीआई को हुआ है। और अगर तमाम जो क्रेडिट्स हुए हैं उन सभी को जोड़कर एसबीआई की तरफ से यह पेश किया गया है कि लगभग 3000 करोड़ के आसपास नुकसान एसबीआई को अकेले हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी है इसमें, आईडीबीआई भी है, इंडियन ओवरसीज बैंक भी है। तो लगभग 28 बैंकों का एक संघ था जिसने इसको लोन दिया था। इसमें वित्तीय कंपनियां भी कुछ, देखिए सिर्फ और सिर्फ बैंक ही लोन देने का काम नहीं करता है, तमाम ऐसी फाइनेंस कंपनियां, तमाम ऐसी निजी कंपनियां भी होती हैं फाइनेंस की जो कि लोन देती हैं। तो लगभग 28 बैंक और वित्तीय कंपनियों का एक संघ था जिसने इसको लोन दिया। 2013 के लास्ट में यह समझ में आ चुका था बैंकों के कि यह काम नहीं कर रहा है। अब इसकी शिकायत कहां पर की जाए? 2012 से लेकर 2017 तक एक इसका ऑडिट कराया गया, जो इसका एक फॉरेंसिक ऑडिट होता है वो ऑडिट कराया गया। अब ऑडिट में यह देखा गया कि जो लोन हमने दिया था वो खर्च कहां पे हुआ है। इसको किया किसने? इसको किया अर्नेस्ट एंड यंग नाम की एक एजेंसी ने। उसका गठन 2018 में किया गया था, ये एक कमेटी थी। अब इसने इसका पूरा एक ऑडिट किया। उस ऑडिट में यह देखा गया कि नहीं, जो लोन हमने दिया था इसको, उस लोन का इस्तेमाल उन कामों में नहीं किया गया जिसके लिए लोन लिया गया। क्या मान लीजिए, मैं आपको आसानी से मैं इसमें एक बार समझाता हूं कि अगर आपने लोन घर बनाने के लिए लिया तो आप घर तो कम से कम बनाएंगे ना।
अगर आपने कार लेने के लिए तो आप कार खरीदेंगे, अगर आपने मोबाइल के लिए आपने लोन लिया तो आप उससे मोबाइल खरीदेंगे। लेकिन मान लीजिए आपने दिखाया ये कि मैं कार लेना चाहता हूं और आपने उसकी जगह ले कुछ और लिया, मतलब आपने कार ली ही नहीं, आपने कुछ और उसका इस्तेमाल कर लिया। हालांकि अब बैंक काफ़ी सावधान हो गए हैं, अगर आपने कार लोन के लिए अप्लाई किया है तो वो सीधे कार कंपनी को ही अपना पूरा अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, ना कि आपके हाथ में देते हैं। ऐसे ही अब होम के लिए होने लग गया। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ मदें ऐसी होती हैं, अगर हम शिपयार्ड कंपनी के बारे में बात करें तो वहाँ पर परिस्थितियाँ ऐसी नहीं रह जाती हैं कि अगर मान लीजिए उनको कोई एक बहुत बड़ा टेंडर खरीदना है या उनको 2 से 3 पानी के जहाज बनाने हैं तो उनको अधिक संपत्ति चाहिए और उसमें ये देखा जाता है, उसमें टाइम दे दिया जाता है कि ठीक है हम 1 साल के अंदर इतने जहाज बनाने वाले, हमको इस हिसाब से आपसे लोन चाहिए। बैंकों ने दे दिया, लेकिन उसका इस्तेमाल वहां पर नहीं हुआ। साथ ही 2014 के आसपास एसबीआई ने भी ये पाया कि जहाजरानी सेक्टर जो था, जो शिपयार्ड बनाने वाली कंपनियां थी, उनमें भारी गिरावट देखी गई। वो मार्केट का दौर उस वक्त सही नहीं था और आपको याद होगा 2010 में अमेरिका भी सब प्राइम का शिकार हुआ था, मतलब महामंदी का दौर। 2010 से उससे कंपनियां निकली, 2014 में ही कुछ ऐसी लहर फिर से देखी गई थी, उसके चलते इसको निकाला नहीं जा सका। 2017 में जब इसका ये समझ में आ जाता है कि एनपीए हो चुका है, तमाम बैंकों ने इसकी संपत्तियों को एनपीए घोषित भी कर दिया, इसके लोन को भी एनपीए मान लिया गया और बैड लोन की संज्ञा में उसको डाल दिया गया। अब बैड लोन क्या होता है? बैड लोन ऐसा होता है कि आप ब्याज नहीं दे पा रहे, आप किस्त को जमा नहीं कर पा रहे हैं, तब आप बैड लोन की श्रेणी में आ जाते हैं। मान लीजिए आप भी अगर कोई लोन लेते हैं और आप उस ब्याज को या उसकी जो किस्त होती है उसको ब्याज सहित आप अगर भुगतान नहीं कर पा रहे हैं बैंक को वापस, तो वो बैड लोन की श्रेणी में आ जाता है। या जिसने भी लोन लिया है वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे तो भी आप बैड लोन की श्रेणी में आ जाते हैं। ये मामला एनक्लैड के पास गया। अब आप सोच रहे होंगे एनक्लैड क्या है? एनक्लैड एक न्यायाधिकरण है, ट्रिब्यूनल है, जिसको बनाया गया है तमाम कंपनियों में अगर आर्थिक कोई बहुत बड़ी विसंगति आ जाए, मतलब अगर आर्थिक दिवालियापन आ जाए कि बहुत ज्यादा किसी कंपनी को नुकसान हो गया है, उसमें अगर इस तरह की परिस्थितियां आती हैं तो एनक्लैड के पास सारा विवाद जाता है और ये न्यायाधिकरण उसको सुनिश्चित करता है, न्यायाधिकरण ये तय करता है कि इन विवादों को यहीं पर सुलझा लिया जाए। मामला वहां भी गया, वहां के बाद भी जब हल नहीं निकाला जा सका तब तमाम बैंकों ने 18-19 के साल में 2018 और 19 में इसको एनपीए घोषित कर दिया। अब एनपीए घोषित होते ही जो लोन लेने का इसका रास्ता था वो बिल्कुल बंद हो गया और कंपनी एक तरह से दिवालिया घोषित हो गई। कंपनी ने भी यही रास्ता अपनाया, अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। लेकिन जब अर्नेस्ट एंड यंग ने सर्वे किया 2018 के बाद, जब कमेटी बनी और इसने जब सर्वे किया तो ये पाया कि 2005 से 12 के बीच में भी इसने ऋण का वो उपयोग नहीं किया था जो उपयोग इसको करना था। इन्होंने आर्थिक धोखाधड़ी की है, पहला मामला ये यहां पर सामने आया, प्लस इन्होंने साजिशें रची, इन्होंने बैंकों को गुमराह किया और पैसे को गलत मद को दिखाते हुए गलत इस्तेमाल किया, वो इस्तेमाल नहीं हुआ जिसके लिए पैसा लिया गया था। अब यहां पर शिकायत की जाती है एसबीआई के द्वारा। सबसे पहले साल 2019 में इसकी शिकायत की जाती है, सीबीआई के पास मामला पहुंचता है, 19 में मामला पहुंचता है, लेकिन मार्च 2020 के आसपास सीबीआई इस पूरे मामले का संज्ञान लेती है और स्पष्टीकरण मांगा जाता है। अब ये मामला चलता रहता है, बैंक इसमें कोई स्पष्टीकरण दे नहीं पाते हैं, तो एक बार फिर से होता क्या है, 2020 अगस्त के आसपास इसमें फिर से एक बार एसबीआई की तरफ से शिकायत की जाती है। तब जाकर सीबीआई इसमें संज्ञान लेता है और लगभग 1.5 साल की जांच चलती है। लगभग 1.5 साल सीबीआई ने इसमें जांच की कि मामला आखिर है क्या, क्योंकि बहुत ही पेचीदा मामला था। इसमें तमाम ऐसे दस्तावेज थे जिसमें कि लोन के भी पेपर्स थे, साथ ही कंपनी से भी स्पष्टीकरण इसमें मांगा गया जिसको बार बार कंपनी ने टाला। इसमें जो लोग थे, जो तत्कालीन अध्यक्ष थे, उसमें ऋषि अग्रवाल का नाम सामने आ रहा है, इसमें संथानम का नाम सामने आ रहा है, साथ ही अश्विनी कुमार का नाम सामने आ रहा है। इन लोगों ने बार बार उन नोटिस को टाला, जवाब ठीक से दिया नहीं। तो जांच करने के बाद सीबीआई इस एक कॉन्क्रीट डिसीजन पर पहुंची कि नहीं, घोटाला तो हुआ है और जो लोन लिया गया था उस लोन के तहत काम भी नहीं हुआ, जिस काम के लिए पैसा लिया गया था इसमें धोखाधड़ी हुई है। तब 7 फरवरी 2022 को 1.5 साल की जांच के बाद सीबीआई ने इसमें एफआईआर दर्ज कराई है। अब सीबीआई के सामने समस्या देखिए क्या है। सीबीआई के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो आ रही है सामान्य सहमति का ना होना। सामान्य सहमति एक इसमें पेज देखिए फंस रहा है। सीबीआई का ये कहना है कि हम जिन राज्यों में जाते हैं वहां पर जांच करने की अधिकतर राज्यों में हमें अनुमति नहीं है। पहले सामान्य सहमति हर राज्य के साथ थी सीबीआई की, जिसके चलते
अब आप सोच रहे होंगे कि देखिए एनपीए मैंने आपको समझा दिया, एनपीए क्या होता है। एनपीए एक ऐसी परिस्थिति है जब आप लोन को चुका पाने की स्थिति में नहीं होते हैं। आसान भाषा में आप इसको इतना ही समझिए, इसकी परिभाषा में ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है आपको। आपने किसी से लोन लिया है, आप उसको चुका पाने की क्षमता में नहीं है, तो वो एनपीए एक तरह से मतलब आपका लोन परफॉर्म नहीं कर रहा है और वो एक बैड लोन की श्रेणी में, कि मतलब बैंक को अब उससे कोई आय प्राप्त नहीं हो पा रही और जो मूलधन था वो भी कहीं ना कहीं डूब रहा है। तो एनपीए की परिस्थिति ये थी। अब सीबीआई के सामने समस्या क्या आ रही है, ये तो क्लियर हो गया कि कंपनी ने घोटाला किया है, एनपीए ये हो चुका है, बैड लोन की श्रेणी में इसका लोन आ चुका है और छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, लगभग 23,000 करोड़ का मामला है, 22,842 करोड़ का मामला है। इतना बड़ा घोटाला बैंकिंग सेक्टर में आज तक नहीं हुआ और अगर हुआ होगा तो अब तक सामने नहीं आया। इसमें अब सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि तमाम राज्यों ने सामान्य सहमति वापस ले ली। जैसे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, सामान्य सहमति में क्या होता है कि आपको अगर कोई केस आता है, आपको जांच करनी, तो आप सीधे जाते हैं, वहां के डिपार्टमेंट से जो संबंधित विभाग होते हैं उनसे संपर्क करते हैं और आप अपनी जांच शुरू कर देते हैं। लेकिन सामान्य सहमति अगर नहीं है तो आपको राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। पहले आपको रिटर्न में देना पड़ेगा, फिर राज्य सरकार रिटर्न में आपको अनुमति देगी, तब आप जाके किसी राज्य की सीमा में प्रवेश करके जांच कर पाएंगे। इसका एक दूसरा रास्ता और भी है जो कि थोड़ा सा और ज्यादा पेचीदा है। या तो आप राज्य सरकार से अनुमति ले लीजिए, अगर राज्य सरकार तब भी बोल देती कि मान लीजिए महाराष्ट्र की सरकार ने बोल दिया कि हम अनुमति आपको नहीं दे रहे हैं, हम आपको इसके लिए अनुमति नहीं देंगे, जो हमारा विभाग है कि जैसे तमाम राज्यों में सीआईडी भी है, तमाम राज्यों का जो इनकम टैक्स का या इन्फोर्समेंट का जो डिपार्टमेंट है वो इसकी जांच करेगा। राज्य सरकार ने ये बात कही कि मान लीजिए पल्ला झाड़ लिया, तब सीबीआई के पास फिर क्या है कि अगर मान लीजिए बहुत बड़ा घोटाला है या कोई बहुत बड़ा केस है तो फिर वो संबंधित राज्य के हाईकोर्ट में जाकर अपील कर सकती है कि हमको इसमें जांच करनी अनिवार्य है, क्योंकि ये राष्ट्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है या इसमें ये पेच है और इसमें हमको जांच करनी ही पड़ेगी, हमें अनुमति चाहिए। तो हाईकोर्ट फिर आदेश कर सकता है। हाईकोर्ट ने अगर आदेश दे दिया तब आप जाकर जांच कर सकते हैं। तो मतलब एक लंबा प्रोसीजर है जिसको अब लगातार खींचा जा रहा है। लेकिन हाँ, ये बात सीबीआई ने भी यहां पर पाई है कि 22,842 करोड़ का घोटाला हुआ है। अब इसमें जो 5 इसमें अभियुक्त अभी सामने आ रहे हैं, जिनको यहां पर इनके लिए लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। मतलब इनको एक तरह से भगोड़ा घोषित कर दिया गया है और यह कहा गया है कि जहां पर भी दिखे इनको गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ साथ जो 3 लोगों का नाम सबसे ज्यादा आया नाम सामने, उसमें एक ऋषि अग्रवाल है, उसमें एक नाम यहां पर संथानम का है और एक नाम अश्विनी कुमार का है। देखने वाली बात अभी होगी कि इसकी वसूली कैसे होगी। देखिए, आरोप मान लीजिए फाइनल हो भी जाते हैं, जो सबसे बड़ी चुनौती है वो सीबीआई के सामने भी, एसबीआई के सामने भी, और जो तमाम बैंक है, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे आईडीबीआई हो, चाहे इंडियन ओवरसीज बैंक हो, इन सभी बैंकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो ये है ना कि पैसे की भरपाई कैसे होगी। मान लीजिए चार्जशीट आपकी फाइल भी हो गई, मुकदमा भी हो गया, ये फाइनल भी हो गया कि हाँ ये दोषी हैं, इनको दोषी पाया गया और इनके ऊपर इतनी की देनदारी बनती है, ये पैसा कैसे वापस लेंगे। और ये सबसे बड़ा एक यक्ष प्रश्न है मेरे हिसाब से अर्थव्यवस्था के तमाम जानकारों के सामने, बड़े बैंकों के सामने और भारत सरकार के सामने भी, वित्त मंत्रालय के सामने भी, कि आखिर इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए आपके पास ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे कम से कम वसूली तो हो पाए। अब 23,000 करोड़ रुपए कोई ये बोल के देने से इनकार कर दे कि साहब मैं तो दिवालिया हो गया हूं, आपको जो करना आप कीजिए, आप मेरी संपत्ति को बेच दीजिए। अब मान लीजिए संपत्ति उसकी निकलती है 10,000 करोड़ के आसपास, तो फिर भी वो 13,000 करोड़ के प्रॉफिट में है अगर उसने घोटाला किया है। देखिए, जिसने घोटाला किया मतलब उसने पैसा तो उसने लिया है ना, और उसने कहीं ना कहीं संपत्ति का निर्माण जरूर किया होगा। उसके पेपर्स आपके पास होंगे नहीं क्योंकि इसकी जानकारी दी नहीं होगी उसने, क्योंकि वो इतना शातिर व्यक्ति है, उसको पता है कि अगर 10 साल की किसी की प्लानिंग है तो उसमें अक्षरशः पहुंचते पहुंचते आपको साल बीत जाएंगे। यही काम इस कंपनी ने किया, लोन लेते रहे, काम कुछ और दिखाए कि हमें जरूरत इस चीज में है कि हमें ये जहाज बनाना है या हमें इस कारोबार के लिए चाहिए, और वो कारोबार किया ही नहीं गया। जब एसबीआई ने इस चीज को भांपा तो नवंबर 2013 में उसने एनपीए घोषित किया, लेकिन फिर भी एसबीआई ये कोशिश करता रहा कि क्या पता जो ये बहाना दे रहे हैं, इनकी तरफ से एक्सक्यूज ये दिया गया कि कंपनी अभी घाटे में इसलिए हम आपको दे नहीं पा रहे हैं। एसबीआई ने पूरी कोशिश की कि इनको घाटे से उबारा जाए और ये लाभ की स्थिति में आ जाए तो हमारा पैसा ये धीरे धीरे ये देने लग जाएंगे। वैसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ये प्लानिंग थी, और इसी के चलते बाद में फिर इसको घोटाले के रूप में सीबीआई के सामने रखा गया और सीबीआई ने इसमें एफआईआर दर्ज की। सबसे बड़ी चुनौती यही कि अब आखिर इसमें पैसा वसूला कैसा जाएगा, और वित्त मंत्रालय भारत सरकार के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती यही कि आखिर इसमें इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए अब आपके पास क्या कोई रोड मैप है, क्या कुछ ऐसा बनना चाहिए, कोई ऐसा कानून या कोई एक ऐसा इसमें विधान बनना चाहिए। देखिए, अब जो एनक्लेट है, जो कंपनी विधायी न्यायाधिकरण है,
उस न्यायाधिकरण का रोल सिर्फ इतना रह गया है कि वो या तो दिवालिया घोषित कर देता है, या कुछ चार्जेस लगा के, या कुछ जुर्माना लगा के, या एक कंपनी को बंद करने का आदेश देके इससे थोड़ा सा किनारे हो जाता है। आपको याद होगा 1994-95 का जहाँ तक केस है, मुझे अगर ठीक से याद है, अमिताभ बच्चन के भाई थे, उनकी एक कंपनी थी ABCL, अमिताभ बच्चन कारपोरेशन लिमिटेड। अब उनके भाई अजताब थे, जहाँ तो उनके नाम से ही कंपनी ABCL नाम था, मुझे इतना याद है। और उसका भी कुछ ऐसा ही मामला था कि कंपनी घाटे में चल रही थी, लगातार लोन लेते रहे, बाद में दिवालिया घोषित कर दिया, पैसा डूब गया। इसी तरह के और भी उदाहरण आपको इतिहास में मिल जाएंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा घोटाला था, इसलिए सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इन सब चीज़ों से निपटने के लिए एनक्लेट, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, CBI या बैंकिंग सेक्टर को मिलकर बैठने की, सोचने की जरूरत है। तमाम आर्थिक सलाहकारों को अपने साथ बिठाइए और कम से कम इसका एक हल तो आप निकालिए कि अगर कोई बैंकों के साथ धोखाधड़ी करता है उसका क्या अंजाम होना चाहिए, और बैंकों को इतनी आसानी से लोन देने की छूट होनी चाहिए क्या? क्योंकि अगर किसी सामान्य व्यक्ति को लोन दिया जाता है तो अब तो बड़ी मजबूती के साथ उसको वसूला जाता है, लेकिन इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए सिस्टम क्या होना चाहिए, इसकी पड़ताल करने की जरूरत है, इसका हल निकालने की जरूरत है। तो ये पूरे इस सेशन के दौरान मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ये पूरा मामला क्या था, किन किन चरणों से गुजरा, और लगातार इसी तरह से हर एक खबर की तह तक हम आपको लगातार समझाते रहेंगे। जुड़े रहिए आप प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।